हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस के बारे में और डिफरेंट टाइप की केमिकल इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, तो हम अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वो है हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मीनिंग हो गया एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या करेगा, कोई आपका रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट क्या करेगा, अपनी न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ चेंज हो जाएगा। कहने का मीनिंग है जो जो उसमें नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसकी क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी मैटर क्या करेगा, न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अकर करेगा, उसे हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो इसमें लिख सकते हैं द प्रोसेस in which any substance occur new chemical properties called chemical reaction। ठीक है, कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या करेगा, कोई सब्सटेंस अपनी प्रीवियस केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, चेंज करेगा और कुछ नई केमिकल प्रॉपर्टीज़ अकर कर लेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। अब इसका अब इसमें पहले तो हम एग्जांपल्स चेक करते हैं इसके कि इसके एग्जांपल क्या होंगे। तो देखो एग्जांपल्स बोल सकते हैं हम, सिटिंग ऑफ कर्ड, ठीक है, दही का जमना। ठीक है, दही के क्योंकि जो देखो आपने देखा होगा कि मिल्क जो है, मिल्क उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कर्ड से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। मिल्क को आपने किस में कन्वर्ट किया, कर्ड में कन्वर्ट किया है, तो मिल्क की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कर्ड की केमिकल प्रॉपर्टीज से क्या होंगी, डिफरेंट रहेंगी। जब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एक केमिकल रिएक्शन। या फिर आप बोल सकते हैं बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर। तो जो देखो पेपर जो है किस में कन्वर्ट होगा, बर्न होने के बाद ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो पेपर है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को अदर रही होंगी और जो ऐश है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को अदरिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मतलब कहाँ कोई केमिकल रिएक्शन डन हुई है उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा। तो उसके लिए देखो फर्स्ट जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है वो है चेंज इन टेम्परेचर। देखो किसी भी सिस्टम में या किसी भी प्रोसेस में क्या होगा, अगर टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन क्या हुई है, डन हुई है। ठीक है, जैसे आपका बर्निंग ऑफ पेपर, जब आप पेपर को बर्न करोगे तो उस समय क्या होगा कि हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी, मतलब हीट बाहर निकलेगी। जब हीट बाहर निकलेगी तो हम उसमें कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या हुई है, एक केमिकल प्रोसेस डन हुई है। सेकंड थिंग हो गई है आपकी चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तो क्या चेंज इन कलर का मीन्स हो गया कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ कलर का चेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जब आप क्या करोगे, कॉपर सल्फेट में आयरन नेल को डालते हो तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। थर्ड थिंग आपकी जो आएगी वो आएगी इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस को समझते हैं। तो जब आपने देखा होगा कि जब कोई भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, जो कि इंडिकेट करता है कि वहां पे कोई केमिकल प्रोसेस क्या हुई है, डन हुई है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, ये क्या है, कुछ बेसिक आइडेंटिफिकेशन है। और इसमें एक आइडेंटिफिकेशन लास्ट और है, वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी का मीन्स यहाँ पे
प्रेसिपिटेशन से है। प्रेसिपिटेशन का मीन होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में जब क्या होंगे, सब्सटेंस सेटल डाउन हो जाएंगे। सेटल डाउन का मीन एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे आपने कोई एक्वस सॉल्यूशन लिया, ठीक है, अब इसमें ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें कोई अदर सब्सटेंस ऐड किया, जिससे क्या हुआ कि जो इसके जो सब्सटेंस थे वो एक ही जगह क्या हो गए, सेटल डाउन हो गए। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पीपीटी, ठीक है। तो जब किसी केमिकल रिएक्शन में सारे सभी आपके जो भी रिएक्टेंट, जो आपके रिएक्टेंट्स थे, उन्होंने रिएक्शन की और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो किस में, प्रेसिपिटेट में फॉर्म होगा। तो उससे भी हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि क्या हुआ, वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन डन हो गई है। तो आपका ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और उसके आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं आइडेंटिफिकेशन, एक होता है चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे क्या होगी, या तो हीट इवॉल्व होगी या हीट इन्वॉल्व होगी, मीन्स या तो हीट आपको मिलेगी या आप हीट दोगे। सेकंड था चेंज इन कलर। तो मैंने बताया था कि चेंज इन कलर में क्या होगा, जैसे आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डालते हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वहाँ सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाएगा। या फिर मैंने बताया आप इवोल्यूशन ऑफ गैस का, तो मैंने बताया कि आपको जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से ये क्लियर हो जाएगा इन 4 आइडेंटिफिकेशन से कि क्या है कि वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन डन हुई है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन का मीन्स क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सा मीनिंग है इसका कि अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो इसमें नोट कर देते हैं कि सिंबॉलिक नोटेशन ऑफ any chemical reaction is called chemical equation, ठीक है। कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी केमिकल इक्वेशन का जो सिंबॉलिक नोटेशन है उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन लिखता हूं तो वो कुछ इस टाइप की होगी, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये रिएक्शन कर रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, वाटर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने हाइड्रोजन का सिंबल यूज किया है, ऑक्सीजन का सिंबल यूज किया और वाटर का सिंबल यूज किया, तो यही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो हमारा है रिएक्टेंट, और सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है प्रोडक्ट, ठीक है। जो केमिकल इक्वेशन है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो रिएक्टेंट का मीनिंग हो गया किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। ये कौन होंगे, जो पार्टिसिपेट करेंगे वो, और ये जो फॉर्म होंगे, ठीक है। तो इनको भी हम लिख देते हैं। फर्स्ट ऑफ रिएक्टेंट और सेकंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट का मीनिंग मैंने क्या बताया आपको कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। तो सब्सटेंस दैट participate in
any chemical reaction called reactant। ठीक है, जो क्या करेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। और प्रोडक्ट का मीन जो न्यूली फॉर्म्ड जो सब्सटेंस होंगे, न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंस आर कॉल्ड, substances are called product। ठीक है, जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और जो फॉर्म्ड होंगे, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस फॉर्म्ड होंगे उनको क्या बोलेंगे, हम प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला केस क्लियर हो गया होगा। एक और केमिकल रिएक्शन से इसको समझते हैं। जैसे एक आपका क्या है, कॉपर सल्फेट है CuSO4, ये जब आयरन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो फॉर्म कर रहा है FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें क्या कर रहा है, आपका जो कॉपर सल्फेट और आयरन है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मीन्स ये क्या होंगे आपके रिएक्टेंट। और जो आपके न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, क्या क्या फॉर्म हो रहा है, फेरस सल्फेट और कॉपर, ये क्या होगा आपके, ये जो होंगे आपके वो प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स का मीनिंग हो गया रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले, और प्रोडक्ट का मीन्स हो गया रिएक्शन के बाद फॉर्म होने वाले जो न्यू सब्सटेंस हैं उन्हें हम एज अ प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब जो केमिकल इक्वेशन है ये तो उनके पार्ट हो गए, फिर आते हैं केमिकल इक्वेशन के टाइप। तो जो केमिकल इक्वेशन होती है ना, वो आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो आपकी होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक आपकी आती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब हमारे पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन थी तो हमें बैलेंस इक्वेशन की कोई ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो पहले हम एक बार ये कर लेते हैं कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि क्या होता है, एग्जाम में 100% चांसेस हैं कि आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को समझते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और एक आपका लिख देता हूं मैं यहां, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का मीनिंग हो गया एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें क्या होंगे, आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स दोनों के नंबर ऑफ एटम डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, दोनों के नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, डिफरेंट रहेंगे। उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस को अगर डिफाइन करना हो तो हम बोल सकते हैं कि ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें आपके प्रोडक्ट्स और आपके जो रिएक्टेंट हैं उनके नंबर ऑफ एटम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, तो अनबैलेंस को अगर हम नोट करते हैं तो लिख सकते हैं अ इक्वेशन in which the number of atom of reactant is different from the number of एटम इन प्रोडक्ट। ठीक है, एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें क्या होंगे, जो रिएक्टेंट के एटम है वो किससे, आपके प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम से डिफरेंट होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे आपका क्या हो गया, H2 + O2 फॉर्म कर रहा है H2O। यहाँ पे देखो आपके 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, बट जो आपका प्रोडक्ट है उसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 2 और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन 1। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो आपका ऑक्सीजन है उसके नंबर ऑफ एटम डिफरेंट है, इसलिए हम इसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे,
अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की कैटेगरी में। अब नेक्स्ट थिंग जो हम करेंगे वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट तो हम ये करते हैं कि जब हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बना ले रहे हैं तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत क्यों थी। तो उसके लिए देखो हम अपनी प्रीवियस क्लास में चलते हैं 9th में। वहाँ पे आपने पढ़ा था कुछ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे, जिसमें आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें बोला गया था कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन डन होती है, ठीक है, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन डन होती है तो उसमें क्या होता है, जो आपका उसमें ना तो कोई एटम क्रिएट होता है और ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है। मींस जो आपके रिएक्टेंट्स का मास है वो किसके, प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए, या रिएक्टेंट में जितने आपके एटम्स थे वो प्रोडक्ट में जितने एटम हैं उनके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो उस रूल को फॉलो कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। एक सिंपल सी बात बोलें तो हम कोई भी केमिकल इक्वेशन इसलिए बैलेंस करते हैं ताकि हम क्या करें, आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करें, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं आपका नेक्स्ट टास्क। तो इसके लिए देखो, अ केमिकल इक्वेशन which have same number of atom in reactants and product called बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होंगे, जो नंबर ऑफ एटम है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम होंगे, उसको हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसी वाली इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। देखो, जो आपका H2 था और जो आपका O2 था और फॉर्म करा था H2O, ठीक है। तो अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो देखो आपका H तो बैलेंस है, 2 है, बट O बैलेंस नहीं है। तो O बैलेंस करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो आपके यहाँ पे 4H हो गए और 2O हो गए, जिसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ भी H को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ये क्लियर हो गया। देखो 4H हो गए आपके, 4H हो गए, 2O ये हो गए, तो 2O ये हो गए, ठीक है। तो इससे आपकी एक ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब आप क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इसमें अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या इन क्वेश्चनों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। इस आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन या जो आपको टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। अब अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे कि आप क्या करें, मेरी अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी ले पाएँ। थैंक यू।